हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर ए किडनी ट्रांसप्लांट द क्लाइंट्स क्रिएटिनिन लेवल इज 3.1 mg per dl, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। सबसे फर्स्ट हमें केस दिया गया है यहाँ पर, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक क्लाइंट की रिपोर्ट दी गई है क्रिएटिनिन की, जो की वैल्यू है हमारा 3.1 mg per dl। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग एज ए नर्स हमारा फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग्स। ऑप्शन बी, चेक द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। ऑप्शन सी, ऑब्टेन करंट ब्लड टेस्ट रिजल्ट। ऑप्शन डी, असीज फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, असीज फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट। चलिए हम सारे ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि फर्स्ट एक्शन क्या होगा। डॉक्यूमेंटेशन हमारा बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा इमीडिएट एक्शन डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी, चेक द इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर जो क्रिएटिनिन का लेवल दिया गया है वो हाई है, तो यहाँ पर हमें इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पर किडनी की प्रॉब्लम है, ना कि आईवी इश्यू से रिलेटेड। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम ऑप्शन सी की तरफ, ऑब्टेन करंट ब्लड टेस्ट रिजल्ट। यहाँ पर हमें ऑलरेडी एक लैब वैल्यू प्रोवाइड की गई है, जो कि हमारा ऑलरेडी टेस्ट हो गया है। अगर हमने और दूसरे टेस्ट कराए तो इसकी वजह से जो हमारा इमीडिएट एक्शन है वो और ज्यादा डिले हो सकता है, तो यह भी हमारा फर्स्ट एक्शन नहीं रहेगा। राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, असीज फॉर डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब फिर से अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर हमें केस दिया गया है आफ्टर ए किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है, यूरिन आउटपुट जो होता है वो शो करता है कि हमारा किडनी वर्किंग है या नहीं। अगर यह आउटपुट कम है किसी रीजन से, तो इसका इंडिकेशन यह है कि यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। इसीलिए अगर आपने हाई क्रिएटिनिन लेवल को देखा है तो आपका इंपॉर्टेंट एक्शन रहेगा कि आप वहां पर यूरिन आउटपुट को असेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज गिविंग 40 mg ऑफ फुरोसेमाइड IV, which sign shows that the medicine is being given to fast। यहाँ पर एक नर्स है जिन्हें की फुरोसेमाइड 40 mg एडमिनिस्टर करना है। निम्न में से कौन सा ऐसा साइन है जो कि हमें यह शो करता है कि इस मेडिसिन को काफी फास्टली दिया गया है। ऑप्शन ए, ब्लैडर इज बीइंग फास्ट। ऑप्शन बी, ईयर्स आर प्लग्ड अप। ऑप्शन सी, हार्ट इज बीटिंग फास्ट। ऑप्शन डी, लेफ्ट आर्म फील्स नम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, ईयर्स आर प्लग्ड अप। चलिए बात करते हैं सारे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शन ई, ब्लैडर इज बीइंग फास्ट, यह हमारा राइट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो पूछा गया वो है आईवी एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिकेटर, तो वो यहाँ पर ब्लैडर इज बीइंग फास्ट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, ईयर्स आर प्लग्ड अप। फुरोसेमाइड जिसे कि हम लेसिक्स कहते हैं, यह हमारा एक लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल है। जब भी हम फुरोसेमाइड को रैपिडली आईवी एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी वजह से हमारा ओटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो सकता है। इसीलिए हमें जब भी फुरोसेमाइड को एडमिनिस्टर करना है तो स्लोली एडमिनिस्टर करना है। इसे कभी भी 20 mg पर मिनट से ज्यादा फास्ट एडमिनिस्टर नहीं करना है। नेक्स्ट आप देखेंगे, हार्ट इज बीटिंग फास्ट, यह भी रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेसिफिक साइन नहीं है। नेक्स्ट आएगा हमारा ऑप्शन डी, लेफ्ट आर्म फील्स नमनेस। नमनेस का जो कॉज होता है वो हो सकता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया रैपिड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसकी वजह से जो रहेगा हमें देखने को मिलेगा ईयर्स आर प्लग्ड अप। हमारा, व्हाट नर्सिंग केयर टू प्रिवेंट ए क्राइसिस इज द सेम फॉर चिल्ड्रन विद सिकल सेल एनीमिया एंड सीलियक डिजीज। हमें यहाँ पर दो कंडीशन दी गई है, एक है सिकल सेल एनीमिया और दूसरी है सीलियक डिजीज। हमें यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हमें ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो कि दोनों के अंदर ही सेम रहेगा, मतलब कि उसका इंपॉर्टेंट दोनों के अंदर ही होगा। ऑप्शन ए, लिमिट एक्टिविटी। ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल्स। ऑप्शन डी, ऑफर ए लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। चलिए हम रेशनल भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट बात आती है हमारी ऑप्शन ए, लिमिट एक्टिविटी। आपको पता ही होगा, अगर हम एक्टिविटी को लिमिट करेंगे तो इससे क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया के केस के अंदर जो सिकल सेल क्राइसिस होता है उसके अंदर हेल्पफुल रहता है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है सीलियक डिजीज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। सिकल सेल एनीमिया और सीलियक डिजीज इन दोनों ही कंडीशन के अंदर कॉमन रहता है कि हम इन्फेक्शन को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया का कंडीशन और सीलियक डिजीज दोनों का कंडीशन वर्स्ट हो सकता है।
नेक्स्ट आएगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूल। यह हमारा हेल्पफुल रहता है सीलिएक डिजीज के लिए, लेकिन इसका रोल नहीं है सिकल सेल एनीमिया में। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी, ऑफर लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और लो फैट डाइट। यह हेल्पफुल रहेगा हमारा सीलिएक डिजीज में, ना कि सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि हमें ऐसी कंडीशन पूछी गई है जो कि सिकल सेल एनीमिया और सीलिएक डिजीज दोनों के अंदर कॉमन हो, तो वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वुमेन विथ PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्री-एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया is given magnesium sulfate through IV. This medicine works as an anticonvulsant and also causes। हमारे पास प्रेगनेंसी के अंदर PIH, प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया के केसेस के अंदर हम IV रूट से एडमिनिस्टर करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 को। अब हमें यहाँ पर पूछा गया कि यह जो MgSO4 होता है, यह मेडिसिन हमारी एज एन एंटीकन्वल्सेंट वर्क करती है, इसके अलावा यह और क्या कॉज कर सकती है? ऑप्शन ए वाजोकॉन्स्ट्रिक्टिव, ऑप्शन बी वाजोडायलेटिव, ऑप्शन सी हाइपरटेंसिव, ऑप्शन डी एंटी एमेटिक। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वाजोडायलेटिव। जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट होता है उसका रोल जो होता है कॉन्स्ट्रिक्टिव नहीं होता है, बल्कि यह वाजोडायलेटिव होता है। इससे क्या होता है, यह बीपी को रिड्यूस करता है और सीजर्स को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे हाइपरटेंसिव इफेक्ट, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। MgSO4 का जो यूज होता है वो ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए किया जाता है, यानी कि यह हाइपरटेंसिव नहीं बल्कि एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी एंटी एमेटिक। एंटी एमेटिक पता होगा आपको, प्रिवेंट करता है नोजिया वॉमिटिंग से, उस मेडिसिन के अंदर उसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो हमारा MgSO4 है उसका रोल जो है वो हमारा एंटी कन्वल्सिव और वाजोडायलेटिव इफेक्ट है, एंटी एमेटिक के तौर पर इसका कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग रिक्वायर्स द नर्स टू मॉनिटर द क्लाइंट फॉर साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया। निम्न में से कौन सी ड्रग है जिसके अंदर की साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया को मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए फुरोसेमाइड, ऑप्शन बी मेटालाजोन, ऑप्शन सी स्पाइरोनोलेक्टोन, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी स्पाइरोनोलेक्टोन। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन ए फुरोसेमाइड की। फुरोसेमाइड की वजह से यहाँ पर हाइपोकैलेमिया हो सकता है, ना कि हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट आप देखेंगे मेटोलाजोन। मेटोलाजोन जो होती है हमारी एक थाइजाइड लाइक डाययूरेटिक होती है, यह भी हाइपोकैलेमिया करती है, ना कि हाइपरकैलेमिया। ऑप्शन सी जो कि हमारा राइट आंसर है, यह हमारा पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक होता है, इसकी वजह से हाइपरकैलेमिया हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ऐसे नर्स हमें पोटेशियम के लेवल को मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट होगी। लास्ट है हमारा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड भी हमारा थाइजाइड का डाययूरेटिक है, इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया होगा, ना कि हाइपरकैलेमिया। आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया पूछा था, तो वो हमें देखने को मिलेगा स्पाइरोनोलेक्टोन जो हमारी डाययूरेटिक होती है उसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ड्यूरिंग ए क्लाइंट्स फर्स्ट पोस्टपार्टम डे द नर्स असेस दैट द फंडस वाज लोकेटेड लेटरली टू द अम्बिलिकस। दिस मे बी ड्यू टू। फर्स्ट पोस्टपार्टम डे पर क्लाइंट की नर्स असेस करती है कि जो फंडस है वो लेटरली टू द अम्बिलिकस लोकेट हो रहा है, तो यह किस वजह से होता है? ऑप्शन ए एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी फाइब्रोइड ट्यूमर ऑन द यूट्रस, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द बॉवेल डिस्टेंशन, ऑप्शन डी यूरिन रिटेंशन और ए डिस्टेंडेड ब्लैडर। चलिए बात करते हैं सारे ऑप्शन से रिलेटेड। ऑप्शन ए एंडोमेट्राइटिस, जैसा कि आपको पता होगा इसका मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियम। अगर यह कंडीशन होगी तो इसके अंदर हमको देखने को मिलेगा फीवर, एब्डोमिनल पेन और फाउल स्मेलिंग लोकिया एक्सेट्रा। क्योंकि हमें पूछा गया है कि हमारा जो यूट्रस का फंडस है उसका लोकेशन लेटरली डिस्प्लेस हो गया, तो उसका कॉज एंडोमेट्राइटिस नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, फाइब्रोइड ट्यूमर ऑन द यूट्रस, और आता है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द बॉवेल डिस्टेंशन। यह दोनों ही कंडीशन ऐसी है कि जहां पर हमें पोस्टपार्टम केसेस के अंदर फंडल डिस्प्लेसमेंट इन दोनों ही कंडीशन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी रहेगा, यूरिन रिटेंशन और ए डिस्टेंडेड ब्लैडर। पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर ब्लैडर डिस्टेंशन की वजह से क्या होगा, ब्लैडर यूट्रस को अपवर्ड और साइड में पुश कर देता है, और साइड की अगर हम बात करते हैं तो राइट साइड में पुश करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमें पूछा गया था कि फंडस जो है वो लोकेटेड हो रहा है लेटरली टू द अम्बिलिकस, तो उसका रीजन हो सकता है यूरिन रिटेंशन, डिस्टेंडेड ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन असेसिंग द नेचर ऑफ द स्टूल ऑफ ए क्लाइंट हु हैज सिस्टिक फाइब्रोसिस, व्हाट वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू सी?
यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट है सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला। इस केस के अंदर अगर हम नेचर ऑफ द स्टूल को असेस करेंगे तो हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर किस टाइप का स्टूल देखने को मिल सकता है। ऑप्शन ए क्ले कलर्ड स्टूल, ऑप्शन बी स्टेटोरिया स्टूल, ऑप्शन सी डार्क ब्राउन स्टूल, ऑप्शन डी ब्लड टिंड स्टूल। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टेटोरिया स्टूल। सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, फैट का माल एब्सॉर्प्शन होता है, उसकी वजह से जो होता है स्टूल बिकम बल्की, ग्रीसी एंड फाउल स्मेलिंग एंड फ्लोट होता है, जो कि हमारा स्टेटोरिया स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक है।